नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की एक नई शिक्षा पहल पर बात करने वाले हैं। जी, ये क्लस्टर विद्यालय नीति है ना, काफी चर्चा में है आजकल। हाँ बिल्कुल, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब NEP 2020 के तहत आई है। तो आज जरा इसी को समझते हैं कि भाई ये है क्या, क्यों आई और क्या चल रहा है इसे लेकर। हाँ, समझना जरूरी है। तो जहां तक मैं समझा हूं, सीधी बात यह है कि आसपास के स्कूल मतलब 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में, हाँ, चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हाई स्कूल हो या इंटर कॉलेज हो, उनको एक ग्रुप में मतलब क्लस्टर में जोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, एक समूह बना रहे हैं। मकसद क्या है इसका, मतलब क्यों जोड़ रहे हैं? मकसद है रिसोर्स शेयरिंग। जैसे अच्छी लैब है कहीं, लाइब्रेरी है या खेल का बढ़िया मैदान है, स्मार्ट क्लास है, अच्छा, तो वो सब स्कूल मिलकर इस्तेमाल कर पाए, ये आइडिया है। सुनने में तो ठीक लगता है। और ये मॉडल स्कूल वाली बात क्या है? कुछ खास स्कूल भी बन रहे हैं? हाँ, वो भी योजना का हिस्सा है। हर ब्लॉक में मतलब विकास खंड में एक मॉडल स्कूल बनाने की बात है, कक्षा 6 से 12 तक। और उसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे अच्छी लैब, लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। और सुनने में आया है कि पहले फेज के लिए कुछ फंड भी रिलीज हुआ है, शायद 21 स्कूलों के लिए। हाँ, करीब 24 करोड़ रुपए। पर इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब सरकार ये सब क्यों कर रही है? देखिए, वजहें कई हैं। एक तो जाहिर है NEP 2020 को लागू करना, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर है। अच्छा, तो ये माना जा रहा है कि अगर टीचर और रिसोर्स मतलब संसाधन साझा होंगे तो क्वालिटी सुधरेगी। और दूसरी वजह? दूसरी वजह है शिक्षकों की कमी या कहीं कहीं ज्यादा होना। मतलब कुछ स्कूलों में टीचर बहुत कम है, कहीं जरूरत से ज्यादा है, या फिर छात्र शिक्षक अनुपात ठीक नहीं है। हाँ, ये समस्या तो है उत्तराखंड में। तो क्लस्टर बनाने से शायद ये बैलेंस हो जाए, टीचर्स को जरूरत के हिसाब से क्लस्टर के अंदर स्कूलों में लगाया जा सके। और कोई आर्थिक पहलू भी है? हाँ, वो भी है। कई छोटे छोटे स्कूल चलाना महंगा पड़ता है और उनमें सुविधाएं भी नहीं होती। तो क्लस्टर बनाने से शायद खर्च कम हो और संसाधन बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो। और ये मुख्यमंत्री की किसी योजना से भी जुड़ा है? जी, मुख्यमंत्री की एक 10 साला शिक्षा सुधार योजना है, ये उससे भी जुड़ता है। उसमें आगे हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की बातें भी हैं क्लस्टर के लेवल पर, हालांकि वो अभी भविष्य की बात है। तो मतलब प्लान तो बड़ा है, लेकिन जमीन पर सब कुछ ठीक है या कुछ चिंताएं भी हैं? सुनने में आया है शिक्षक संघ थोड़े नाराज हैं। हाँ, चिंताएं तो हैं और काफी गंभीर हैं। खासकर जो राज्य शिक्षक संघ है और अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन, उन्होंने आपत्तियां उठाई हैं। क्या कह रहे हैं वो लोग? मुख्य चिंता क्या है? उनकी सबसे बड़ी चिंता है दूरी। वो कह रहे हैं कि पहाड़ों में 5 या 10 किलोमीटर का मतलब मैदान जैसा नहीं होता। हाँ, वो तो है, चढ़ाई उतराई। बिल्कुल, रास्ता बहुत कठिन हो सकता है। खड़ी चढ़ाई, उबड़ खाबड़ रास्ते, मौसम की दिक्कतें, कभी कभी जंगली जानवरों का डर भी। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। वही, इसीलिए उन्होंने इसे पीना भरा रास्ता कहा है, मतलब बहुत ही कठिन सफर। उन्हें डर है कि बच्चे कैसे रोज इतनी दूर आएंगे जाएंगे, खासकर प्राइमरी वाले बच्चे। और इसके अलावा नौकरी वगैरह का डर? हाँ, वो डर भी है। उन्हें लग रहा है कि कहीं धीरे धीरे छोटे स्कूल बंद न कर दिए जाएं इस चक्कर में। अच्छा। और अगर स्कूल बंद हुए तो शिक्षकों की पोस्टिंग का क्या होगा, उनकी नौकरी का क्या होगा। और पलायन की समस्या से भी जोड़ रहे हैं इसे। जी, उनका कहना है कि अगर बच्चों के लिए स्कूल जाना और मुश्किल हो गया तो पहाड़ के गांवों से लोग और ज्यादा पलायन करके शहरों या मैदानों की तरफ जाएंगे। ये तो गंभीर चिंताएं हैं। तो सरकार क्या कह रही है इस पर? उनका क्या जवाब है? सरकार का कहना है कि ये डर बेबुनियाद है। उन्होंने साफ किया है कि कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। कोई स्कूल बंद नहीं होगा? नहीं, उनका कहना है कि ये नीति सिर्फ संसाधनों को शेयर करने के लिए है, लाइब्रेरी, लैब, खेल के मैदान वगैरह। अच्छा। न तो बच्चों को जबरदस्ती किसी दूसरे स्कूल भेजा जाएगा और न ही किसी टीचर की नौकरी जाएगी, ये आश्वासन दिया गया है। आश्वासन तो ठीक है, पर ये शेयरिंग होगी कैसे? मतलब अगर लैब किसी एक स्कूल में है तो दूसरे स्कूल के बच्चे वहां तक कैसे पहुंचेंगे? क्या कोई ट्रांसपोर्ट का इंतजाम होगा? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है और यहीं पर नीति के इरादों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला दिखता है। सरकार ने अभी इस पर बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं दी है कि ये लॉजिस्टिक्स मतलब बच्चों का आना जाना कैसे मैनेज होगा। यही तो असली चुनौती है। पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए संतुलन कैसे बनेगा? बिल्कुल,
एक तरफ अच्छे संसाधन और क्वालिटी एजुकेशन का लक्ष्य है जो जरूरी है, हाँ। और दूसरी तरफ बच्चों की सुरक्षा, उनकी पहुंच और स्थानीय लोगों की चिंताएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये नीति एक कोशिश है शिक्षा को बेहतर बनाने की, संसाधनों का अच्छा इस्तेमाल करने की, पर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में इसे लागू करना आसान नहीं होगा। सही कहा आपने। इसकी सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी सावधानी, कितनी संवेदनशीलता और कितने लचीलेपन के साथ लागू किया जाता है। लोकल हालात को समझना बहुत जरूरी होगा। हाँ। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जो नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर बनती हैं, वो हिमालय जैसे अलग और चुनौतीपूर्ण भूगोल वाले इलाकों की खास जरूरतों के हिसाब से असल में कैसे काम कर सकती हैं। क्या उनमें वो लचीलापन होता है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।